अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारे जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं उनके कुछ सवालात के जवाबात देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारी डिफरेंट वीडियोस के अंदर लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए हैं। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कैसे वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई थॉट कि एक वीडियो सीरीज शुरू की जाए जिसमें इस तरह के सवाल को कवर किया जाए। तो इस सिलसिले की ये पहली वीडियो है जिसमें कुछ ऐसे सवाल को कवर किया जा रहा है जो कि रिसेंटली हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की तरफ से पूछे गए हैं। तो फ्यूचर में इस तरह की मजीद वीडियोस बना के मजीद जो भी आपके सवाल होंगे उनको भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले जो एक सवाल बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है वो ये है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सरमायाकारी की बात करते हैं तो उसमें कितना मिनिमम प्रॉफिट आपको हासिल करके उसमें से किसी भी सेक्टर में स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो मेरी अप्रोच है वो ये है कि जब भी किसी स्टॉक के अंदर मैं एंट्री लेता हूँ तो उससे पहले उसके बारे में एक थॉरो रिसर्च की जाती है, उसके फंडामेंटल्स को इवेलुएट किया जाता है और कुछ हद तक उसके टेक्निकल्स के ऊपर भी नज़र डाली जाती है। अगरचे टेक्निकल्स की जो एनालिसिस है वो ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ हद तक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको टेक्निकल्स को भी ज़रूर देखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म सरमायाकारी के लिए जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं तो आपने उसमें अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल ज़रूर सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप गोल्स के बगैर किसी भी स्टॉक के अंदर सरमायाकारी करते हैं तो उसमें फिर आप बगैर किसी स्ट्रेटजी के किसी भी तौर पे खातर खा तौर पे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसमें मेरी अप्रोच ये होती है कि वो स्टॉक्स जो कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हूँ उसमें एक तो मेरा गोल ये होता है कि इसमें मैंने प्रॉफिट के बगैर एग्जिट नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेडर्स वाली अप्रोच के बजाय इन्वेस्टर वाली अप्रोच में यही होता है कि आपने किसी भी शेयर को ख़रीदते वक्त बहुत अच्छी तरह रिसर्च कर लेनी है कि आप एक अच्छी प्राइस के ऊपर उसको ले रहे हैं, और उसके बाद जब आपने ये मेक श्योर कर लिया कि वो स्टॉक एक अच्छी कंपनी का है और एक अच्छी कीमत पे आपने ले लिया है, तो फिर आपने डिवाइस करनी है स्ट्रेटजी कि इसके अंदर कितने परसेंट प्रॉफिट के ऊपर आप एग्जिट का सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी अप्रोच ये होती है कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए कि उसमें मैं सेट करता हूँ कि 20% अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है तो इसमें से मैं एग्जिट के बारे में सोच सकता हूँ। कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें मेरी रिसर्च ये कह रही होती है कि इसमें मिनिमम 30% या इससे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे लेना है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें 50% से ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में मेरी जो रिसर्च होती है वो बता रही होती है। तो इस बेस पे आपने अपने परसेंटेज सेलेक्ट करने हैं और उन परसेंटेज के हिसाब से फिर आपने री इवेलुएट भी करना है उस स्टॉक को, उसकी कंडीशन को कुछ अरसे के बाद। फॉर एग्जांपल आपने एक साल का जहन में सोच कर कोई एक XYZ कंपनी का स्टॉक लिया कि एक साल के अंदर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें आपको 30% से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो आपने क्वार्टरली उस जो भी स्टॉक आपने लिया है उसके बारे में मज़ीद आपने इवैल्यूएशन करनी है, जो उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स होती हैं उसको देखना है। इसी तरह मार्केट्स के जो सेंटिमेंट्स हैं या फंडामेंटल्स हैं उनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो सिचुएशंस हैं उनको नज़र रखना, उन पे आपने नज़र रखनी है, और उसकी बेस पे आपने जो मिनिमम प्रॉफिट के थ्रेशोल्ड सेट किए हैं उनको भी आप रीवैल्यूएट कर सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि आपने लेट्स सपोज किसी स्टॉक के लिए ये सोचा था कि आपने 50% प्रॉफिट के ऊपर इसको सेल करना है, लेकिन मार्केट की सिचुएशन से आपको लग रहा है कि ये 50% तक नहीं जा सकता 3 साल के अंदर भी, तो आप मे बी कि आप उसको रीवैल्यूएट करके उसमें 30% प्रॉफिट को भी एक्सेप्टेबल मान लें। इसी तरह ऐसे भी हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर आपने सोचा था कि मैंने 15% के ऊपर इसमें से एग्जिट कर जाना है, लेकिन उसका एक बहुत तवातुर के साथ बुलिश ट्रेंड चल रहा है और आपको उसकी रिपोर्ट्स के अंदर से भी और उसका ओवरऑल जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसमें से लग रहा है कि ये अगले 1 साल या 2 साल के अंदर बहुत ऊपर जा सकता है और मार्केट भी इसको सपोर्ट कर रही है। तो उस केस में आप उसके लिए अपना थ्रेश होल्ड जो पहले आपने 15% रखा उसको बढ़ा के 50% तक भी लेके जा सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी, ऑन योर अप्रोच। इसलिए लॉन्ग टर्म जब भी आप सरमायाकारी करें तो आपने प्रॉफिट के हवाले से अपनी इवेलुएशन करनी है, उसको क्वार्टरली री इवेलुएट भी करना है। उसके बाद एक और सवाल कुछ दोस्तों ने पूछा है जिसमें ये कहा गया है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई स्टॉक लिया और उस शेयर में 4 माह बाद 2-4 माह बाद 10% आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो क्या उसको बेच दिया जाए। और उसमें ये भी कहा जा रहा होता है कि चूंकि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का कुछ पता भी नहीं चलता कि कब धड़ाम से गिर जाए, तो इसलिए इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट हर वक्त फंडामेंटल्स के हिसाब से नहीं चल रही होती, और ये हाल आई थिंक बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के
स्टॉक मार्केट्स के साथ होता है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी स्टॉक मार्केट की जो मूवमेंट होती है उसका जो ट्रेंड है वो आप डेवलप्ड कंट्रीज़ या ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हैं उनके ट्रेंड्स एक जैसे नहीं हो सकते। तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में अक्सर ऐसे होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे जो सिरकमस्टांसेस होते हैं, इसी तरह लोकल लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है, रेजीम चेंजेस होती हैं, इसी तरह जो पाकिस्तान की ओवरऑल इकानमी की जो सिचुएशन है, करेंसी की जो सिचुएशन है, इसी तरह मुल्क के अंदर जब इंटरेस्ट रेट को चेंज किया जाता है उसके हवाले से अगर बात की जाए, इसी तरह मुल्क की लेवल पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ आती हैं उसके जो नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रखती हैं। अगरचे स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड वोलेटाइल होती है लेकिन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल होती है। तो इसलिए अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर्स दिए हैं तो उसमें अगर आपको कुछ प्रॉफिट 2-4 माह बाद 10% नज़र आ रहा है तो उस केस में जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि आपकी एक डेफिनेटली एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी एग्जिट क्राइटेरिया होना चाहिए कि कितने परसेंटेज आपने सोचा हुआ है किसी सेक्टर के किसी स्टॉक के लिए। तो अगर वो हिट हो रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर वो हिट नहीं हो रहा और आपको कुछ माह बाद 10% या इससे ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर इसमें एक और अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं, वो ये है कि आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि आपने किसी कंपनी के 10,000 स्टॉक्स लिए हुए हैं और आपको अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है और अगरचे आपने जो टारगेट सेट किया था वो 30% प्रॉफिट का था, तो फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट की जो सिचुएशन है वो आगे जाकर ख़राब हो सकती है तो एटलीस्ट अपने कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स को आप वहाँ पे बेच सकते हैं और उसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अगर आप उसमें से प्रॉफिट ले लेते हैं तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मार्केट कुछ नीचे भी आती है तो आपके पास जो आपने ऑलरेडी बेच दिया उसकी बेसिस पे अपॉर्चुनिटी होगी कि कोई दूसरे शेयर जो कि आपको लगता है कि वो आपकी प्राइस रेंज के अंदर या आपकी बाइंग रेंज के अंदर आ रहे हैं बेस्ड ऑन योर रिसर्च, तो आप उस पैसे को उन स्टॉक्स को खरीदने में यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद एक और सवाल पूछा गया कि जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं उसमें एक्स डेट से पहले अगर एंट्री लें तो क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और चूंकि इसमें यह भी है कि डिविडेंड के बाद कीमत गिर जाती है तो फिर डिविडेंड का फ़ायदा क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर जब भी आप एंट्री लेते हैं एक्स डेट से पहले तो आप उसकी जो ही उसकी एक्स डेट होती है उसके बाद जितना उसने डिविडेंड दिया उतनी कीमत उसकी नीचे गिर जाती है। तो बज़ाहिर तो आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें क्योंकि जितना आपने डिविडेंड लिया उतनी ही उसकी कीमत गिर भी गई। लेकिन डिविडेंड स्टॉक से फ़ायदा वो लोग उठा रहे होते हैं जो कि राइट टाइम के अंदर उस स्टॉक के अंदर एंट्री करते हैं। मसलन अगर एक कंपनी की एक्स डेट 18 है और आप अगर 15 तारीख को या 14 तारीख को एंट्री कर रहे हैं तो दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। इसका मतलब ये होगा कि ऑलरेडी वो अपने एक पीक पे पहुंच चुका है और अब यहाँ पर आप लेते भी हैं तो अगरचे आपको डिविडेंड तो मिल जाएगा लेकिन डिविडेंड के बाद उसकी प्राइस यकदम धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इसलिए द बेस्ट अप्रोच इज़ कि जो भी डिविडेंड स्टॉक्स हैं उसके बारे में आपकी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए और रिसर्च की बेसिस पे आपने टाइमली उसके अंदर एंट्री कर लेनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक शेयर किसी कंपनी का भी 50 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और आपको पता है कि ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और आपने उसके बारे में अच्छी से रिसर्च की, उसकी जो पे आउट हिस्ट्री है उसके बारे में आपको इल्म है, आपको मालूम है कि उसने आगे एक्सपेक्टेड डिविडेंड उसने कब देना है, तो द बेस्ट अप्रोच इज़ कि आप उसी वक्त उसमें एंट्री कर लें। लेट सपोज कि 2 महीने बाद उसने अगर डिविडेंड अनाउंस करना है तो 2 महीने बाद जब डिविडेंड अनाउंस होगा तो उसकी कीमत अगर उस वक्त 50 में आपने लिया और 55-60 के करीब भी हो तो जो ही वो कंपनी एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस करेगी तो एकदम से उसकी कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और एक्स डेट तक मे बी कि उसकी प्राइस 80 के आसपास हो। तो आप इमेजिन कीजिए कि जिस बंदे ने 50 पे लिया अगर उसको 80 के ऊपर 80 पे उसकी प्राइस पहुंच गई तो उस पर उसके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर वो डिविडेंड ले लेता है और उसके बाद लेट सपोज 10 रुपये डिविडेंड है तो 10 रुपये अगर उसकी कीमत गिर भी जाती है तो उसकी कीमत 70 रुपये होगी, तो 50 पे लेने वाले को अब भी बहुत अच्छा उसमें गेन मिल रहा है और डिविडेंड भी मिल रहा है। इसी तरह अगर वो एक्स डेट से पहले बेच भी देता है तो 50 पे लेके अगर आपने 80 पे बेच दिया तो आपको 30 रुपये यानी कि आलमोस्ट इस केस में आप देखें तो 60% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च के साथ टाइमली उसके अंदर एंट्री ले ली। लेकिन अगर आप एक्स डेट के ऊपर ही जाके एंट्री या एक्स डेट से एक दिन पहले एंट्री लेते हैं तो मेरी पर्सनल राय के अंदर ये एक रेकमेंडेड या एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी क्योंकि उसमें आपको कोई खातर खा फ़ायदा नहीं होगा। एकदम से कि आपने जो डिविडेंड लिया
उसके बाद कीमत में गिर जाना है और आप उसके और अमूमन ऐसे होता है कि जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं उसमें एक्स डेट के बाद जो जितना उन्होंने डिविडेंड दिया उस उतनी कीमत तो कम होती ही है, लेकिन उसके बाद उसमें मज़ीद उसकी कीमत नीचे जाना शुरू हो जाती है। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि डिविडेंड स्टॉक्स में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक प्रॉपर टाइम के ऊपर रिसर्च बेस्ड एंट्री लें, ना कि पे आउट की अनाउंसमेंट के बाद। उसके बाद एक और सवाल अक्सर पूछा जाता है कि फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के टैक्स में कितना फ़र्क है, और इसके साथ ही एक कम्प्लीमेंट्री सवाल ये भी होता है कि क्या एनर्जी सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं उन पर डिविडेंड पे टैक्स कम लगता है। तो फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स में इस वक्त जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं उस वक्त की बात करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सालों के अंदर टैक्स के हवाले से पॉलिसीज़ में चेंज भी आ सकता है। इसलिए मैं सिर्फ करंट अगर बात करूँ तो फाइलर्स के ऊपर 15% और नॉन फाइलर्स के ऊपर 30% टैक्स लागू है डिविडेंड के केस में। यानी कि आप जितना डिविडेंड लेंगे उसमें से 30% आपका टैक्स कटेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं, और अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15% टैक्स कटेगा। और पावर सेक्टर्स या एनर्जी सेक्टर के डिविडेंड्स पे जो टैक्स है वो 15% है नॉन फाइलर्स के लिए, और फाइलर्स के लिए 7.5% है। लेकिन इसमें यह है कि कुछ सेक्टर इस पावर सेक्टर के भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिस पे मेरी अपनी जो हिस्ट्री है डिविडेंड की उसके मुताबिक मैंने देखा है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके जो पावर सेक्टर के अंदर हैं लेकिन इसके बावजूद उनमें 15% और 30%, यानी कि बाकी जिस तरह के स्टॉक्स हैं उसी तरह टैक्स कट रहा होता है। एज एन एग्जांपल रिसेंटली मुझे जब कैप्को का डिविडेंड मिला तो उसके अंदर जो फाइलर होने के बावजूद मेरे जो टैक्स कटा वो 15% था, यानी कि 7.5% नहीं था। तो जब मैंने उनको अप्रोच किया तो उनका यही जवाब आया कि कैप्को वॉज नॉट एलिजिबल फॉर दैट टैक्स स्लैब फॉर ऑफ 7.5%। जबकि उसके बरअक्स कोहिनूर एनर्जी का जो और सैफ पावर का मुझे डिविडेंड मिला उसमें 7.5% टैक्स कटा था, यानी कि उसमें जो एनर्जी सेक्टर या पावर सेक्टर के जो डिविडेंड के अंदर कम टैक्स का रेट है वो अप्लाई हुआ था। इसलिए आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिएगा कि कौन सी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अमूमन आप अगर उसकी जो ईमेल एड्रेस मौजूद होता है dpspsx.com पे भी, तो उस ईमेल पे भी अगर आप कांटेक्ट करें या किसी भी तरीके से उस कंपनी के साथ के जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनके साथ अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि उस कंपनी के केस में टैक्स रेट कितना है। उसके बाद एक और भाई ने सवाल किया है कि मैं एक स्टॉक मार्केट में न्यूली एंट्रेंट इन्वेस्टर हूँ, यानी कि नए नए इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और कह रहे हैं कि मेरे पास 3.5 लाख रुपये है। तो अब वो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से माहाना 30,000 रुपये कमाएं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर आप अगर एक फिक्स्ड इनकम सोच कर कमाना चाह रहे हैं तो ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर हो सकता है कि आप 3.5 लाख जो लगा रहे हैं उसमें 30,000 से ज़्यादा भी कमा लें, और हो सकता है कि 30,000 से बहुत कम कमाएं, और हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी, ऑन योर अप्रोच, ऑन योर रिसर्च, और कितने अच्छे सेक्टर्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं और कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कौन क्या टाइमिंग रखते हैं, डिविडेंड स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ ये भी कि मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट के अंदर अगर आपको बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसमें गेन करने के ज़्यादा पोजीशन में होंगे, और अगर मार्केट में बेरिश ट्रेंड चल रहा है किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल रिसेंट पास्ट में देखें तो कोविड की वजह से, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अगर मार्केट ओवरऑल इम्पैक्टेड है तो उसमें आप इस तरह का इतना प्रॉफिट कमाने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इस तरह के डेफिनेट नंबर्स वाले जो भी टारगेट्स हैं वो नहीं रखने चाहिए, बल्कि आपको एक स्ट्रेटजी के साथ स्ट्रेटेजिक टारगेट्स रखने चाहिए, और वो टारगेट्स आपके ऐसे हो सकते हैं जिसमें अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं। इसलिए अगर आप इस तरह फिक्स्ड कोई भी टारगेट रख के करेंगे तो उसमें आपको मायूसी ही होगी। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कितने किस्म के टैक्सेस हैं और कब लगते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं जिनको आपने जहन में रखना है। एक तो आप जो डिविडेंड हासिल करते हैं उसके ऊपर टैक्स होता है, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि जिसमें मैंने डिविडेंड टैक्स कैलकुलेटर की पूरी डिटेल आपको दी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
और जो डिविडेंड पे टैक्स है वो अगर आप फाइलर हैं तो 15% होगा, अगर नॉन फाइलर हैं तो 30% होगा। और पावर सेक्टर के अंदर कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिसका डिविडेंड पे टैक्स 7.5% है फाइलर्स के लिए, 15% है नॉन फाइलर्स के लिए। और दूसरा जो एक और आपके ऊपर टैक्स लगता है वो होता है, आप जो भी कैपिटल गेन करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इस कैपिटल गेन टैक्स के सिचुएशन में ये है कि अगर आपने 1 जुलाई 2013 से पहले की कोई होल्डिंग रखी हुई है तो उसके ऊपर आपका ज़ीरो टैक्स होगा, लेकिन उसके बाद की आपकी जो भी होल्डिंग्स हैं उसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो 12.5% और अगर नॉन फाइलर हैं तो 25% टैक्स होगा। ये भी जो करंट सिचुएशन है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है या जो करंट रेट है वो मैं बता रहा हूँ जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फ्यूचर के अंदर अगर इसमें किसी किस्म की भी चेंज आती है तो आपको आप अपने ब्रोकर के साथ या फिर आप डायरेक्टली जो भी सोर्सेज हैं, ऑफिशियल सोर्सेज हैं स्टॉक मार्केट के, उससे आप एग्जैक्टली कंफर्म कर सकते हैं कि इस वक्त टैक्स का रेट कितना है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रेट्स, वो अभी के रेट्स हैं। तो ये थे कुछ सवालात जिनको मैंने आज की इस वीडियो में कवर किया है। तो स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से मुताल्लिक अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल एड्रेस दिया जाएगा, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो कोशिश की जाएगी कि आपकी जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी एम्बिग्विटीज़ हैं या जो भी ऐसे सवालात हैं जो कि जिनका आपको जवाब चाहिए, तो रिसर्च के ज़रिए और उसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस करके और बेहतर तरीके से आपको उन सवालात का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और मकसद ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप जैसे जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको गाइड किया जाए और उनको अप्रिशिएट किया जाए कि वो इस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ में हैं जिससे ना सिर्फ आपको बल्कि मुल्क को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।